और अब यहाँ से अगले सत्र की तरफ चलते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा ज्ञानशु मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, पूर्व फौजी हैं और ट्रेनिंग देते हैं। उनसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर आएँ। वेदांत गोयनका जी जो उद्यमी हैं और उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आएँ। तो आप देखिए अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट से हमारी बातचीत चल रही है। आपने समाज सेवी को सुना, आपने नेताओं को सुना, अपने अधिकारियों को सुना, और जब कारोबारियों की बात नहीं सुनेंगे, एक फौजी जो सेवानिवृत्त होने के बाद इलाके के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। तो एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए। बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र, वेदांत गोयनका और ज्ञानशु मिश्रा हमारे बीच में, और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र हैं। सबसे पहला सवाल ज्ञानशु जी आपसे ही है कि क्या प्रेरणा रही कि आपने ये सोचा कि रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे, जबकि नौकरी में भी जा सकते थे? देखिए, वर्ष 2013 से लगभग मैं इस फील्ड में रहा हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, एथलेटिक्स की तरफ काम किया मैंने, और 2018 में मैंने भारतीय सेना ज्वाइन किया, जिसमें आर्टिलरी से मैं 3 मीडियम रेजिमेंट का मेरा सिलेक्शन रहा। और सडनली ट्रेनिंग के दौरान मेरे को चोटिल होने की वजह से मैं मेडिकल बोर्ड आउट हो गया। देन मैं 2021 में बाहर आया, और जैसे मैं आउट हो गया उधर सेना से, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे दूसरे क्षेत्र में मेरे को नॉलेज नहीं उतना जितना मैं सैन्य अभ्यासों में जितना नॉलेज रखता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एकेडमी के माध्यम से जो हमारे युवा जो फौज में जाना चाहते हैं और राज्य सैनिक बल में जो जाना चाहते हैं, उन सभी को एक माहौल दिया जाए, और क्यों ना मैं अपनी ट्रेनिंग का इसमें इस्तेमाल करके उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करूं। तो मैंने सोचा कि ये फिजिकल एकेडमी के माध्यम से हम उन सभी को ट्रेंड करके अच्छा एक फौजी दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ शुरू किया। बिल्कुल, यानी कि जो सेना के जवान के तौर पर जो आपकी हासिल उपलब्धि थी, उसको बांटना आप चाहते हैं। देखिए, शिक्षा जितना आप बांटेंगे उतना ये बढ़ेगा, ये नियम है। ज्ञानशु जी, इस इलाके के युवाओं में आप कहें कि फ़ौज में जाने की कितनी ललक होती है, क्योंकि बिहार जो है वो रोज़गार को लेकर, खासकर सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा से चर्चा में रहता है। तो पश्चिमी चंपारण के इलाके में कितना रुझान है युवाओं में सेना ज्वाइन करने को लेकर? देखिए, यहाँ के अधिकतर परिवार जो हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी एक पीछे ऑपरेशन हुआ था कि निरंजन नाम के हमारे यहाँ के एक फ़ौजी थे जिनको गोली लगी थी, और ऑपरेशन के दौरान जब गोली लगी थी तो सीओ साहब जो हमारे रेजिमेंट में होते हैं वो मिलने गए उनसे। तो उसका जो जोश था, आप मिला सकते हैं कि एक चंपारण का एक युवा था, लड़का था, और गोली लगने के बावजूद भी आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर भी वो जोश से बोला था हमको बदला लेना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे चंपारण के युवाओं में कितनी जोश होगी सेना ज्वाइन करने के लिए। और मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को, मैं उनका रुझान देखता हूँ, अग्निवीर के बाद भी उनका रुझान उतना ही है जैसा पहले था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, और हम लोग उनको एक अच्छा फौजी बनाने का काम करेंगे। बाकी युवाओं में जो यहाँ पे ताकत है, मैं बता रहा हूँ, दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, और वो अपनी जो तैयारी जो करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं, पूरा डेडिकेशन इनका बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है आने वाले सालों में मुझे लग रहा है कि बेतिया और ये जो बिहार है हमारा, ये सबसे ज़्यादा फौजी देने वाला राज्य बनेगा। बिल्कुल, और देखिए ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश सेवा के जितने भी आप अगर अपने सेक्टर में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ऊंचा पायदान है, जो सबसे ऊंची कुर्सी है, वो सेना को मिली हुई है, क्योंकि हमारे देश की वही हिफाजत कर रही है। यहाँ के जो युवा हैं, जब आप आए ट्रेनिंग देने के लिए, तो बेसिक क्या दिक्कत थी उनके साथ? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि युवा मेहनत तो बहुत करते हैं, बट जो डिसिप्लिन होनी चाहिए उनकी, जो तैयारी करने का जो रूल्स रेगुलेशन जो बोलता है किस प्रकार तैयारी करना है, वो मैंने देखा है बहुत कम है बच्चों में। शुरुआत में मैं जब यहाँ पे आया था 2021 में मैंने शुरू किया एकेडमी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दौड़ तो बड़ी अच्छी लगाते हैं, बट उनका दौड़ने का तरीका जिस माहौल में है उसमें अनुशासन नहीं है। ऐसे भी ग्रुप्स चलते हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं, यहाँ से नौकरी नहीं हो सकता। बाकी वो गैंग नहीं होता, एक तरह से गैंग बनाने का काम करते थे। इस प्रकार से बहुत सारे युवाओं के अंदर था। एकेडमी खुलने से ये हुआ है बच्चों में कि उनको एक मार्गदर्शन मिला, और वो अपने मेन फोकस जो एम है उनका, जो लक्ष्य पे है, उन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है। वेदांत, आपसे अगला सवाल है कि यहाँ पर अगर कोई युवा पश्चिमी चंपारण में खासतौर पर काम करना चाहता है, स्टार्टअप अपना बिजनेस डालना चाहता है, तो किन सेक्टर में, क्योंकि नए लोग जो घर बैठे सोच रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनको शायद काम आ जाए, किस सेक्टर में यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं? अगर आप पूछिए मेरे से तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री स्कोप भी है, रिटेल सेक्टर का भी स्कोप है। आज अगर आप देखें तो हमारे पिछले डीएम साहब ने स्टार्टअप चालू किया था कपड़ों का, कोविड के टाइम में, चनपटिया में। तो उस देखिए हर चीज़ का स्टार्टअप है, पर लोग है ना क्या करते हैं,
एक कदम लेते ही पीछे आ जाते हैं, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत जल्दी भागना पड़ता है, पर लोग है ना धीरे धीरे एक एक स्टेप नहीं लेना चाहते। तो मैं बोलूँगा देखिए सब चीज़ का है, सब कुछ आप कर सकते हैं, जो भी फील्ड में आप जाना चाहें, ठीक है, पर यही है कि आपको हर चीज़ के लिए वक्त देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको तुरंत में नहीं मिलेगी। रोम वॉजंट बिल्ट इन वन ईयर। नहीं, जैसे मान ले अगर फैमिली बिजनेस हो या फिर नया काम शुरू करना हो तो किस तरह की तैयारी चाहिए, मतलब अपने लेवल पे क्या कुछ होमवर्क चाहिए? फैमिली बिजनेस मैं तो डायरेक्टली घुस गया था। मैं डायरेक्टली पहले जब स्टार्ट किया था अपने से, तो मैं ग्राउंड लेवल वर्क पहले देखा था। मतलब मैं डायरेक्टली कुर्सी पे ना बैठ के मैं देखा था कि हर सेक्टर के लोग कैसे काम करते हैं। तो जब मैं इंडस्ट्री लाइन में घुसा, जब मैं तनिष्क में घुसा, जब मैं हीरो में घुसा, तो मैं एक चीज़ देखा कि देखिए आपको लोअर लेवल भी काम जानना ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो आप ना ही कुछ ग्राउंड लेवल का वर्क सीखेंगे, क्योंकि यूथ को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपको ग्राउंड लेवल से भी सोच के हर चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्कोप है। आप कोई भी चीज़ का आप देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप कुछ कर सकते हैं, रिटेल सेक्टर में आप कुछ कर सकते हैं। और आज आप देखिए बेतिया में इतना विकास हो चुका है, सोलार लग रही है, इतने अच्छे अच्छे रिटेल मॉल्स खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ आने वाली भी है, हर कोई को वो दिख भी रहा है। बिल्कुल। उसी में से अगला सवाल ये भी है वेदांत आपसे ही सवाल है कि जो बेतिया के जो उद्यमी हैं उनकी क्या समस्या है, मुख्य रूप से क्या मांगना चाहेंगे आप? क्योंकि ये मंच ऐसा है जहां आपकी बात अधिकारियों तक भी पहुंच रही है और जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंच रही है, तो क्या डिमांड है? आप मतलब मैं आपका पूरा सवाल समझ नहीं पाया कि अच्छे से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कारोबारी होने के नाते कहीं कुछ दिक्कत हो, कहीं कुछ समस्या हो तो आप इस मंच से उठा सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वो अच्छा है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। ये बेतिया में जैसे रोजगार के अवसर तभी पैदा होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, तो उसको लेकर मतलब आपका बिजनेस कैसे लोगों को रोजगार दे रहा है? रोजगार ही एक चीज़ नहीं होती है। अगर मेरे साथ कोई एक इंसान मेरे साथ जुड़ जाता है तो हम लोग उसको ऐसा रखते हैं कि वो हमारे परिवार जैसा रहे, ठीक है। और आज अगर मेरे को अपने घर पे अगर कुछ भी करना है, पहले मैं अपने स्टाफ का देखूंगा, बल्कि मैं अपने परिवार का पहले देखूँ, ठीक है। तो रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम लोग रोज़गार के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी देखना पड़ता है। हर चीज़ को आपको माइंडसेट में रख के हर चीज़ करना पड़ता है एक इंसानियत के तौर पर। ठीक है, ज्ञानसु जी, अगला सवाल आपसे। बात ट्रेनिंग सिर्फ नौकरी की नहीं है, फिटनेस को लेकर भी होती है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, डॉक्टरों का पैनल भी आया। कहते हैं ना कि आपका शरीर स्वस्थ है तो सबसे पहली चीज़ तो वही है कि आपका शरीर सेहतमंद रहे, तभी बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप सेना में नहीं भी गए और आपका शरीर अगर सेहतमंद है, फिट है, तो आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो उसको लेकर कितनी जागरूकता है लोगों में और कितना आप टिप्स क्या दे रहे हैं लोगों को? देखिए, आजकल का जो हमारा दिनचर्या रहा है जिस सिविलियंस में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि जो शेड्यूल है इनका, जो सुबह से लेकर शाम तक का, इसमें इनका जंक फूड, बहुत सारी ऐसी जो क्रियाएं हैं जो शरीर के विपरीत काम कर रही हैं। आने वाले समय में आप देख सकते हैं, जैसे कोई एक लेबर है, काम कर रहा है, 30 साल 40 साल उम्र तक एकदम जोश में काम करेगा, पूरा जी जान लगा के काम करेगा। सडनली 40 साल के बाद उसका बीमारी हो जाए, किसी प्रकार का रोग हो जाता है, उसको काम की वजह से रोग हो जाए। अब क्या करता है, जो 40 साल उसने जो अर्न किया है वो धीरे धीरे करके उस पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है बीमारियों के ऊपर। देन उसका कुछ तो फ़ायदा उसका हुआ नहीं। अब यही मेन मकसद ये आता है कि फिटनेस तो हम रखते हैं, लेकिन किस हिसाब से हमको रखना ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए सभी के पास कि सुबह से उठ के हमको क्या करना है, किस प्रकार से वॉकिंग करना है, रनिंग करना है या फिर वर्कआउट लेना है, किस प्रकार से करना है। अभी हमारा जो शेड्यूल है सबसे ज़्यादा चल रहा है कि नशीली पदार्थ की तरफ। मैं अधिकतर बच्चों में देख रहा हूँ, जो जनरेशन चल रही है अधिकतर ये नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इससे उनका फिटनेस डाउन होगा। अब कोई है तो जिम कर रहा है, जिम भी करना अच्छी बात है, बट जिम करते करते कुछ केमिकल्स का सेवन कर रहा है सब कुछ। पाउडर आ रहे हैं आजकल बहुत अलग अलग टाइप से, जो आने वाले समय में शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि जो फिटनेस के लिए जो काम कर रहे हैं आप रेगुलरिटी से करें और नेचुरल चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी फिटनेस लाइफ टाइम तक, आखिरी सांस तक बनी रहे आपकी। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बाकी काम होंगे। वेदांत, आखिरी सवाल आपसे है कि एक को उद्यमी जो सोच रहा है, कि युवा जो उसने पढ़ाई पूरी की है और वो सोच रहा है कि मुझे अपना कारोबार स्थापित करना है, बिजनेस करना है, तो उसके मन में सवाल होता है कि जो बाकी रास्ते कैसे तय होंगे। अगर उसके पास आइडिया है, अगर उसके पास बिजनेस का आइडिया है,
तो जो पैसों की दिक्कत है, पूंजी की दिक्कत है, लोग चाहिए, क्या ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं किसी बिजनेसमैन को? देखिए वो भी एक पार्ट है, उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, पर आज के डेट में आपके पास सपोर्ट है, बैंक का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हर चीज़ में आज के डेट में गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रहा है, ठीक है। सोलार पे भी आज हम लोग ने भी सोलार लगाने का कोशिश किया, उस पर भी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है उसके लिए, आप कोई भी काम करिए उसके लिए सपोर्ट ज़रूर मिलता है। और कैपिटल के बिना कुछ होना नहीं है, तो आपको हर तरीके से अगर कुछ करना भी कोई चाह रहा है, हर चीज़ का हल मिलता ही ज़रूर है, और कोई ऐसे कोई ख़ास परेशानी नहीं आती। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया वेदांत आपको भी, ज्ञानसु जी आपको भी, कि आपने समय दिया। मैं बुलाना चाहूँगा स्वप्निल जी को एक बार मंच पे आएँ और मोमेंटो देकर मैं आप लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ, आपका आभार जताना चाहता हूँ कि हमारे बुलाने पर आप आए। और देखिए बिल्कुल अब आखिरी पड़ाव की तरफ 1-2 सत्र बचे हुए हैं, उसके बाद समापन होगा कार्यक्रम का। अपने आखिरी मंजिल की तरफ पहुँचता हुआ ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण सत्र, आपको बता दें कि इन्होंने समय दिया, लगातार हमारे सवालों का जवाब दिया। तो यहाँ से अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, एक और सत्र की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद ज्ञानसु जी आपको भी और वेदांत गोयनका आपको भी कि आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया।